And Sure. Now we have our ex-colleague with us, Smita, Richa Niruddh. Richa अभी जरा स्क्रीन पर है. Hi Richa. Feels like old times. It is so ये nice. टीम IBN 7 नजर आ रहा है. हाँ, वही मैंने कहा, मेकअप रूम वाली फील आ रहा है. The gossips also. Okay. See, अपने दर्शकों को बता दूं, वैसे तो बताने की जरूरत है नहीं. और अब YouTube की तो दुनिया में रिचा ऑलरेडी मेरी सीनियर है. 2 साल हो चुके उनको YouTube पे आए हुए, और वैसे भी प्रोफेशन में भी मेरी सीनियर है. और जिंदगी विद रिचा के नाम से YouTube पर इनका चैनल है. और इसी तरह का शो जो जिंदगी लाइव के नाम से ये पहले IBN 7 पर करती आई थी, जो अब न्यूज़ 18 इंडिया हो चुका है. रिचा हमारे साथ काम कर चुकी हैं तभी, और हम तीनों इसीलिए एक दूसरे को इसी तरह से पहचान रहे हैं. और रिचा भी लगातार सोशल मीडिया पर, मैं उनको देख रही हूँ कि वो ये लिख रही है कि अभी ये बहुत हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला जर्नलिज्म ना कभी देखा था, ना सुना था, ना किया था. मैं ये बात बिल्कुल मान रही हूँ रिचा. जैसे भी थोड़ी देर पहले स्मिता ने भी आरुषि वाले पूरे केस का जिक्र किया था. See, I also saw that happening. I was very new in the field that time. मतलब मुझे सिर्फ 3 साल हुए थे उस वक्त फील्ड में आते हुए, 3-4 साल. मैंने देखा जरूर था, but I was never a part. I mean, रिपोर्टिंग में मैं कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी. वो जो भी वजह रही होगी कि मैं शायद बहुत जूनियर थी, इस वजह से मुझे नहीं दिया गया वो काम, या जो भी है, लेकिन मैंने सिर्फ होते हुए जरूर देखा. तो ये अभी डिस्कशन यही हो रहा है कि ये जो जर्नलिज्म हैज टर्न्ड ऑलमोस्ट इनटू कैनिबलिज्म टुडे. हाउ डू यू सी इट? साक्षी, 2-3 चीजें कहना चाहूंगी, और थैंकफुली हम इस तरह की चैट में जहां हमारे पास टाइम होता है बोलने का. तो सबसे पहले आजकल सोशल मीडिया की दिक्कत यह हो गई कि अगर आप अपना एक पॉइंट ए बोलते हो तो लोग उसको वैसा नहीं देखते या पढ़ते जैसा आप कह रहे हो. लोग उसको अपने हिसाब से, अच्छा तो आप ये कहना चाह रही हैं, अच्छा तो आपने ये तो नहीं कहा, अच्छा तब आप कहाँ थी और तब आप कहाँ थी. तो मैं सबसे पहले कहना चाह रही हूँ, जस्टिस फॉर SSR के साथ मैं पूरा पहले दिन से मैंने रिट्वीट सारा जहां जहां जिस भी तरह से हम लोग अपने कर सकते हैं, मैं आज भी खड़ी हूं कि सुशांत की मौत कैसे हुई इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. यहाँ पर मैं अच्छे एग्जांपल्स भी दूंगी कि देखिए, मीडिया अगर जेसिका लाल केस में इन्वॉल्व नहीं हुआ होता, मीडिया अगर नीतीश कटारा हत्याकांड में, तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो शायद फाइलों में दब के रह जाते, नहीं होता. सो वो रोल, क्योंकि देखिए एक गलती तो हुई है कि जब एक डेड बॉडी मिलती है तो नॉर्मली पुलिस का स्टेटमेंट होता है डेड बॉडी फाउंड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, संदिग्ध अवस्था में शव पाया गया. अब उसके बाद आगे इंक्वायरी होती है. लेकिन जब आप पहले कह देते हो सुसाइड, तो आपने भी तो वर्डिक्ट दे दिया, जजमेंट दे दिया. तो वो मुंबई पुलिस की तरफ से एक ब्लंडर था, वो नोइंगली था, अननोइंगली था, जो भी था, बट उस पर शक की सुई उठनी, मीडिया का भी जरूरी था रोल. एज आई सेड, जेसिका लाल की तरह मीडिया की वहां पे भूमिका बहुत जरूरी थी. सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, ट्विटर की, सबकी बहुत अच्छी थी. आपने CBI की मांग की, हम सब उसके साथ खड़े हैं, वहां तक भी बिल्कुल ठीक है. मेरी आपत्ति शुरू हुई कल, मैंने शायद बहुत हफ्तों बाद, मैं पूरी तरह से न्यूज चैनल्स देख ही नहीं रही हूँ, 1-2 न्यूज चैनल्स देखे, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रात 3 बजे तक सोई नहीं. और मुझे लगा ये हम क्या कर रहे हैं. हमने कहा था CBI फॉर सुशांत, इस तरह के भी कुछ हैशटैग चले, वो हो गया ना. अब उसके बाद मीडिया क्या हो गया, मीडिया ये भूल गया है वेयर टू ड्रॉ द लाइन. आरुषि में भी क्या हुआ था, हम आरुषि के पर्सनल व्हाट्सएप चैट्स लीक कर रहे थे, हम उसके पेरेंट्स के कैरेक्टर असैसिनेशन करते. जब वो जेल से बीच में तलवार दंपत्ति छोड़े, तो मुझे याद है, आज भी स्मिता को याद होगा, सेक्टर 62 में साईं बाबा मंदिर पे भी ओबी वैन लगी थी, और रिपोर्टर लगातार बता रहा था वो, तब भी हमें लग रहा था. साक्षी, हुआ ये है कि ओवर द इयर्स ये शुरू हुआ है. नाउ आई थिंक प्रॉब्ली इज द वर्स्ट फेज. मुझे आज भी याद है वीरेंद्र सहवाग की शादी, मैं तब जी न्यूज में थी, मीडिया वाज नॉट इनवाइटेड, और एक कैमरामैन साड़ी पहन के घुसे थे और उनको भगाया गया था. और तब एज अ पार्ट ऑफ की शादी, एग्जैक्टली, हाँ. तो अलग अलग, इट्स नॉट ओनली डेथ. सुशांत का भी जिस दिन हुआ था, आप याद करें, उनके फादर के बेडरूम में कैमरा घुस गया था. ये तो अभी हम बहुत अलग उस पे आ गए, मर्डर मिस्ट्री और सब पे आ गए. और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि अभी इस पर्सन को अभी पता चला है कि इनका हिज सन इज नो मोर, पता ये चल रहा है कि इस बेटे ने सुसाइड किया है. ये कितने दुख में होंगे, और आपने उनके चेहरे पे बिल्कुल क्लोज शॉट जूम इन करा हुआ है. सो पूरा रोल, मैं ये नहीं कि सिर्फ अभी हो रहा है, बहुत सारी चीजों में वो चल रहा है लगातार. मुझे ऐसा लगता है CBI जांच तक आपने जो किया वो ठीक किया, चलिए फेयर था आपने. अब आप जो कर रहे हैं कि देखिए वो CBI की टीम यहाँ से निकली, देखिए ऐसा हो रहा है, वो एक रिया चक्रवर्ती की सोसाइटी के गार्ड को भी आप नहीं छोड़ रहे हो, डिलीवरी बॉय को भी नहीं छोड़ रहे हो. उनकी क्या गलती है? आप डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन कर लो ना, फिर आप न्यूज चैनल में क्यों बैठे? और एक और चीज स्मिता और साक्षी, आप मानेंगी, हम लोगों ने ये सब काम किए हैं. हम कई बार फ्रस्ट्रेट होते थे कि हम ये न्यूज क्या पढ़ रहे हैं, हम फील्ड में, लेकिन हम सबको पता है कि हम जब उसमें होते हैं प्रोफेशन में, हम कभी ये कह नहीं पाए कि हम ये नहीं करेंगे.
So it's that one person. कहते थे see कॉल देने वाला तो ऊपर संपादक है. I literally had fights with my editors even as a rookie reporter. वो तो हुआ आरुषि के केस में रोज रात 9 बजे एज एन एंकर मुझे खड़ा कर दिया जाता था, जहां हम कहते थे कि आज हम आपको लेकर चलते हैं आरुषि के बेडरूम में, आज हम आपको लेकर चलते हैं आरुषि के छत पर, एंड इट यूज्ड टू कम बैक टू हॉन्ट मी. मैं रात में सो नहीं पाती थी उन दिनों. मैं एज अ रिपोर्टर नहीं, मैं आरुषि के घर सिर्फ इसलिए गई थी देखने के लिए कि एज अ रिपोर्टर टू अंडरस्टैंड कि जिसके बारे में दिन रात खबर चल रही है वो प्रेस की रिपोर्टिंग को समझने के लिए मुझे वो ग्राउंड की हकीकत समझना जरूरी है. तो आई वेंट देयर विद एन ओपन माइंड. आई डिडंट गो देयर विद अ माइक टू शव इनटू पीपल्स फेसेस. लेकिन आई एग्री विद रिचा इन द सेंस दैट ये, और जो मैंने पहले जिक्र किया था साक्षी, कि ये एक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक पैटर्न कई सालों से बन रहा है. लेकिन वी हैव डेफिनेटली हिट द नादिर. एवरी डे आई वेक अप थिंकिंग कि कल जो हुआ उससे ज्यादा नीचे आज मीडिया नहीं गिर सकता है. And then we surprise ourselves. तो इसके लिए एक तो there is tabloid journalism that has seeped into news media and television newsrooms. ये differentiation audience को करना बहुत जरूरी है कि आप अगर आप tabloid journalism बोलती है, जरा explain कीजिए दर्शकों को, what do you really mean by that? Tabloid is when you are, obviously it's a pattern where you have taken to sensationalism. The journalism that killed Diana. The journalism that killed Diana. आप पैपराजीज आप लोगों के बेडरूम में जा रहे हैं, जिसका दरअसल आपकी जिंदगी से सरोकार नहीं है. सुशांत सिंह राजपूत को करोड़ों लोग प्यार करते हैं, से मैं इत्तेफाक रखती हूँ. उनको हम सब जो है बहुत प्यार से याद करते हैं उनकी रोल्स के लिए, और निश्चित रूप से एक क्लोजर होना चाहिए उनके लिए, उनके फैमिली के लिए, कि ये सुसाइड है या नहीं, ये मर्डर है या नहीं. सुसाइड है तो आप देखिए मेंटल हेल्थ पर कितनी सीरियस बातचीत होती है. जीरो. मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर टॉप एंकर्स आज बैठकर सुसाइड में ये बात कर रहे हैं कि उसके चेहरे पर कोई हाव भाव से लगा ही नहीं कि वो डिप्रेस्ड था, मतलब आपको तो कोई आइडिया ही नहीं है डिप्रेशन के बारे में. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सुसाइड है, ये आप मान ले, लेकिन अगर आप सुसाइड का उस लेवल पर जाकर आप डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं उसके माली ने कहा कि वो दुखी नहीं दिखता था, उसके दूध वाले ने कहा कि वो दुखी नहीं दिखता था, तो पहले तो जाकर भाई आप मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन पर खुद को आप एजुकेट कर लें. दूसरी बात है, छोटी सी चीज ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपने इस बात की शुरुआत की कि जैसे कि हम ये नहीं मानना चाहते, और बिल्कुल सही है कि भैया सुसाइड था कि मर्डर था, राइट. उसी तरह से हम ये क्यों मानना चाह रहे हैं कि यही जो लड़की है यही गिल्टी है. मतलब ये तो दोनों, ये तो इस तरह का जो जर्नलिज्म हो रहा है रिया के पीछे पड़ के, मतलब बिल्कुल हम लोग ये मानने को तैयार हो जाना चाहते हैं कि जी यही है, इसको तो लिंच. तो ये साक्षी ये क्या हो रहा है, ये मीडिया को डिसाइड करना पड़ेगा ना. जो मैं कह रही हूँ कि अब सीबीआई के हाथ में चला गया, वहां तक आपका रोल एकदम फेयर था, अब सीबीआई को जांच तो करने दो. या अब आप सीबीआई के दिमाग में भी क्यों चीजें डालना चाह रहे हो कि अगर मतलब सीबीआई ने आपके वर्जन के अगेंस्ट कुछ इंक्वायरी कर ली तो ये तो आप प्रेशर टैक्टिक्स बना रहे हो. व्हाट इफ सीबीआई टुमारो सेज अ थर्ड वर्जन, गिव्स अस अ थर्ड वर्जन, फिर आप क्या करेंगे? आपका सारा ये जो जर्नलिज्म. अच्छा, दूसरा एक और बहुत अनप्लेजेंट चीज हो रही है साक्षी स्मिता, 2 चैनल खुलेआम या 2 बड़े पत्रकार जो हमारे बहुत मतलब हम कभी आदर्श की तरह देखा करते थे, आपस में नेम कॉलिंग हो रही है, शेमिंग ईच अदर हो रहा है. मतलब कोई एथिक्स तो प्रोफेशन में रह ही नहीं गए किसी भी तरह के, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल. आप वो कितना देखिए, आज जो नया बच्चा जर्नलिज्म में आना चाहेगा वो क्या देख रहा है कि आप खुलेआम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं. चैनल पे बैठ के खत्म हो गया लोगों में स्मिता, इसीलिए मुझे लगता है सोशल मीडिया पे भी शायद लिहाज खत्म हो गया. जो आपको पहले एकदम अपना आइडल मानते थे वो पता नहीं कब आपको क्या कह दे सोशल मीडिया पे. मुझे तो कभी डर लगता है. लेकिन ये साक्षी, ये देखिए मीडिया एज अ फोर्थ स्टेट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. आवर सोसाइटी हैज चेंज्ड, वी हैव चेंज्ड एज अ कंट्री, वी हैव चेंज्ड एज अ पीपल. सिविलिटी आज हमारे डिस्कोर्स में खत्म हो गई है. आज हम संबित पात्रा की बात करते हैं, दूसरे स्पोक्स पर्सन की बात करते हैं. संबित पात्रा मुझे याद है IBN 7 के शुरुआती दिनों में एक्चुअली मेरे शोज पर इनिशियली जो है हमने उन लोगों को वो आया करते थे, उन दिनों में वो उतने ज्यादा जाने माने नहीं थे, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी पोलाइट एंड सिविल. एंड उनकी तरह बहुत सारे स्पोक्स पर्सन्स हैं जिनको हमने एक पोलाइट तौर पे देखा है. मैंने बीच में जब टीवी छोड़ दिया, प्रिंट में चली गई, वापस से मैं कुछ अरसे बाद फिर टीवी पे लौटी और तब ये स्पोक्स पर्सन्स वापस आने लगे. मैं हैरान थी क्योंकि मैं पोलाइटली असर्टिवली इंटरव्यू करना चाह रही थी, लेकिन ये लोग खुद बार बार डेसिबल्स बढ़ाए जा रहे थे एजिटेशन करने के लिए. और शो के बाद में जितने नए स्पोक्स पर्सन होते हैं आज की पार्टी में, तुरंत फोन उठाकर पूछते हैं कैसा था, ठीक से शोर शराबा मैंने किया कि नहीं. तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी आज पॉलिटिकल रैंक्स में है, और इस बात को हमें नकारना नहीं चाहिए कि ये एक पैटर्न में एक कॉर्पोरेट पॉलिटिकल अफिलिएशन है.
आप उन पत्रकारों का वल्चर होना आपको मंजूर है जो इस तरह की खबरें दिखाकर मेन मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन जो पत्रकार माइग्रेंट लेबरर्स के इश्यूज पर, बाढ़ के हालात पर या कोविड के हालात पर सवाल पूछ रहे हैं, उनको सरकारें वल्चर कहती हैं, क्योंकि वो वाला जो पत्रकारिता है वो उनको पसंद नहीं है। सो आई थिंक वी आर इन अ कॉम्प्लेक्स मेस, जो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक नहीं है, ये प्रॉब्लम दूसरे देशों में भी हो रही हैं, बट टिल द टाइम वी डोंट फाइंड रेवेन्यू मेजर्स, टिल द टाइम द एडिटर्स आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क, एंड बहुत सारी एंकर्स आज खुद अपने पर्सनल कन्विक्शंस की वजह से ऑन एयर वो करती हैं जो हमें दिखता है। ऐसा नहीं है कि हर बात पर कोई प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कोई फोन आ रहा हो कि भाई इस मुद्दे पर आप डिबेट करो या इस मुद्दे पर डिबेट नहीं करो। बहुत सारे एंकर्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी पर्सनली कन्विक्शंस हैं और उनको लगता है कि इससे भैया हमें व्यूइंग मिलेगी, हमें रेटिंग मिलेगा, तो वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर जो है बैठ जाते हैं। ट्विटर पे जो तालियां मिल रही है ना साक्षी, उसमें कहीं ना कहीं एंकर्स रिपोर्टर्स बहुत कैरिड अवे हो जा रहे हैं। हमें अपनी भाषा, मुझे आज भी याद है कि हमारे एक बॉस ने एक बार हमको कहा था कि तुम बाहर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी भाषा, जब तुम उस कुर्सी पर बैठे हो एंकर की, तब तो पढ़ के बैठ के बोले, तब उस कुर्सी की एक मर्यादा है, उसकी एक गरिमा है। आप अब आजकल आप देखिए ना, जैसा वो स्पोक्स पर्सन, जैसे स्मिता कह रहा है, स्पोक्स पर्सन की तरह एंकर भी हो गया है। चुप रहो तुम। मैंने एक दिन एक वीडियो देखा जिसमें एंकर कैसे कह रहा है तुम चुप रहो। आई सेड ये कौन सा, मतलब ये कौन सी एंकरिंग की स्टाइल है। और एक और चीज साक्षी मैं कहना चाहती हूँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मीडिया में पहले फिर भी हम लोग महसूस करते थे, मुझे आज भी आरुषि वाले केस में याद है। मेरी बेटी तब उसी स्कूल में पढ़ती थी जिसमें आरुषि पढ़ती थी। मेरी बेटी ने घर आके कहा था कि क्या पापा मेरा मर्डर कर सकते हैं, बिकॉज डे इन डे आउट। और स्मिता आपको याद होगा उस समय स्टोरीज चली थी बकायदा कि चाइल्ड हेल्पलाइंस पे बच्चों के फोन आ रहे थे कि मुझे अपने पापा से डर लग रहा है। ठीक है, बच्चा क्योंकि वो न्यूज तो देख ही रहा है ना, चलते फिरते कैसे भी देखेगा। और बच्चों की पूरी जनरेशन के दिमाग में आपने फीड कर दिया था कि पिता ने अपनी बेटी का कत्ल किया है। आप सोचिए, आपके मन में जिम्मेदारी का एहसास कहाँ चला गया था। आज हम जो कर रहे हैं वो क्या जिम्मेदारी है? अगर कल को, मैं तो ना रिया के फेवर में बोल रही हूँ ना उसमें बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि सीबीआई को जांच करने दो। मैं 1%, जितने लोग कह रहे हैं कि उसने हत्या की, मैं कह रही हूँ 1%, अगर वो इनोसेंट निकल गई, आपका ये तो 1-1.5 महीने का जो आपने जो किया है विलिफिकेशन, उसका क्या होगा? I like to add to it कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस मीडिया को। अब आप ये अभी का ही देख लीजिए ना, तबलीगी के मामले में, तबलीगी जमात के मामले में क्या किया सारे चैनल्स ने, और उसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बात बोली, किसी एक एंकर, एक एडिटर की तरफ से आपने एक अपॉलॉजी, चलो चैनल पर नहीं, इतना तो हम उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते। सोशल मीडिया पर जहां इतना रायता बिखेर रखा था, किसी को आप लोगों ने विलन बना के रखा हुआ था, देशद्रोही बना दिया था, आप एक बार बताइए कि उन लोगों के लिए एक शब्द आपने उन लोगों के मुंह से सुना? These people will not care even later, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना सोचती हूँ स्मिता, ये सो कैसे पाते हैं रात को? यही ठीक से सो पाते हैं साक्षी, यही ठीक से सो पाते हैं। हमारा इंसोम्निया हो रखे हैं, वो तेज सो रहे हैं। मेरी नींद बहुत खराब है, स्लीपिंग पैटर्न्स, मैं नहीं सो पाती हूँ पूरे रात। लेकिन मुझे जिस बात का चिंता सबसे ज्यादा है कि जो फोर्थ एस्टेट की जो बेसिक राइट है ऑफ राइट टू आस्किंग अ क्वेश्चन, जितनी ज्यादा डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ प्रेस होगी वो अधिकार उतना चला जाता है। आज कोविड पर जहां डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, आप देख लीजिए कितनी फ्रीक्वेंसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं। एलएससी पर मई महीने से जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, पूरे शुरुआती रूप में मेन स्ट्रीम मीडिया यही कहने में लगा हुआ था, जो राष्ट्रवादी एंकर्स हैं, कि भाई कोई इंट्रूजन है नहीं, कोई मामला नहीं है। आज की ऐसी सूरत हाल है दैट यू आर लुकिंग इन फॉर अ डीप फॉल। दिसंबर तक, जनवरी तक ये चलेगा और जमीन आपके पास से चली गई है। आज आप किसी भी सीनियर स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट से बात कर लें, आर्मी वालों से बात कर लें, वो ये कहेंगे कि इंडिया हैज हैड अ मैसिव लॉस ऑफ फेस इन दिस। मैं एक बात बताऊं, मैं ना मीडिया वर्कशॉप्स करती हूँ फॉर सीनियर सीआरपीएफ ऑफिशियल्स, फॉर सीनियर आईपीएस ऑफिशियल्स इन अ लॉट ऑफ दीज अकेडमीज एंड स्टफ। मुझे आज तक एक ऐसा सीनियर ऑफिसर नहीं मिला है जिसने आकर कहा हो कि ये जो फ्लैग के नाम पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो लिटरली अपने स्टूडियोज को बंकर्स बना लेते हैं, उसमें सिमुलेटेड वॉर गेम्स खेलते हैं, कहते हैं हमने चाइना को चांटा मार दिया, कि इससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को कोई फायदा हो रहा है। बल्कि हर Q&A में मुझे पूछा जाता है कि ये चैनल्स ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। So we have actually moved into a very dangerous territory जहाँ ये अब it's not funny, I don't find it amusing, और मुझे ये मजाक भी नहीं लगता है। हम ये एक दुनिया की सबसे जो बड़ी डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है if the entire press is delegitimized and loses out on its rights to ask the rightful question and speak truth to power.
रिचा, क्या आपको लगता है ऐसा कि हम अगर किसी को बता दें ये बात, मतलब एक वो पहले वाला जमाना था जब हम कहते थे कि हम पत्रकार हैं तो सम्मान मिलता था, आज किसी को कह दो कि आप पत्रकार हो तो पता नहीं कितनी गालियां सुनने को मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा दुख की बात ये, तो चलिए पत्रकार, तो जैसे आप ये बोल रहे हो, अब मैंने बताना छोड़ दिया है। अगर जिसको पता है कि न्यूज में रही है, टेलीविजन में पता है, लोग कैसे बोलते हैं, अच्छा तो ये चैनल तो कांग्रेस का है, ये चैनल तो बीजेपी वालों का है, ये चैनल, अरे आई मीन यही रेपुटेशन, ये तो इनकी साइड है, ये चैनल तो लेफ्ट विंग है, ये चैनल तो राइट विंग है। एंकर्स को भी इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। तो मुझे लगता है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऑब्वियसली मेरा कहीं तो इंक्लिनेशन होगा ना, मैं किसी को तो वोट डालती होंगी, आप भी डालती होंगी, तो जहां जिस भी पार्टी के लिए मेरा इंक्लिनेशन है, वो वोटर, एज अ वोटर मैं जाऊंगी, बूथ में वोट डाल के आऊंगी प्रॉब्ली। लेकिन जब आप एंकरिंग करने बैठ रहे हैं, जब आप वहां एक जिम्मेदारी की पोजीशन पे ले रहे हैं, तो चाहे आप सत्ता का या विपक्ष का, किसी का भी अननेसेसरी अनड्यू साथ देते हैं, वो गलत होता है। लेकिन खैर, यहाँ तो अभी हम लोग बिल्कुल एक सोशल इशू है कि बिल्कुल ये तो, यहाँ तो अब पता नहीं इसमें भी पॉलिटिक्स आ जाएगी या कुछ हद तक आ चुकी है। मुझे लग रहा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं रही ना, ये कि हम किस कुर्सी पे बैठे हैं और हमारी भूमिका। कल साक्षी एक चैनल पर मैं देख रही थी, 2 रिपोर्टर्स मुंबई के एक पुलिस वाले को जिस तरह से, मतलब बहुत अजीब सा था, जिससे उनको घेर रहे थे और उनसे कह रहे थे आप सुशांत को सुरक्षा देते तो उसको ऐसा नहीं होता। फेयर, बट दिस इज नॉट द वे टू टॉक। मतलब आप पत्रकार हैं, आप कोई पूरी नई पीढ़ी देख रही है जो पत्रकार बनना चाहती होगी। मुझे तो अब चिंता ये होने लगी कि 10 साल बाद ये और जर्नलिज्म कैसा, या तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या भविष्य ये बचेगा। मुझे नहीं लगता न्यूज चैनल्स का कुछ आगे भविष्य है, क्योंकि मैं जैसा आपको अभी बता रही हूँ, ये मेरा अभी तक का मानना है, आगे ये वर्स ही होने वाला है, बिकॉज़ इट हैज नेवर बिकम बेटर। तो जो पैटर्न है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, इसकी वजह से एक और चीज है, जो अभी मैंने कहा ना कि एंकर कह देता है स्पोक्स पर्सन से तुम चुप रहो, तभी तो एक स्पोक्स पर्सन की हिम्मत पड़ती है कि तुमको ऑन एयर दलाल कह देता है और कुछ कह देता है। कैसे किसी स्पोक्स पर्सन की, किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत कैसे हो जाती है कि आपको इतने नेम शेमिंग कर देगी लाइव बुलेटिन में? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि दोनों तरफ से ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती साक्षी, ये दोनों तरफ से इतना पागलपन हो गया है ना, ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे और ऑन एयर। सो दिस नीड्स टू स्टॉप। मैं तो जरा बताओ कि अभी जो आने वाले हमारे अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं, जो बेचारे सोचते, वैसे तो मैं सबको बोलती हूँ मत जाओ जर्नलिज्म में, अभी फिलहाल अच्छा समय नहीं है, या फिर बाहर जाके कोई जर्नलिज्म करो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो सीवी बनेगा छात्रों का, स्टूडेंट्स का, ये कैसा होगा? मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज की डेट पे एक टीवी जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या रह गया है? मैं ना 3 साल पहले, क्योंकि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ और IIMC में मैं बीच में, आई थिंक 3-4 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको, वो इंटरव्यू पैनल्स पर जाया करती थी एडमिशन प्रोसेस में। जो लास्ट दफा जब मैं गई थी, एक तो आधे स्टूडेंट समहाउ जो एप्लीकेंट्स थे वो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट्स थे, फॉर सम रीजन दे वांटेड टू गेट इनटू जर्नलिज्म एंड ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम देयर। एक शख्स आया जिसको हमने पूछा कि आप क्यों बनना चाहते हैं जर्नलिस्ट, तो उसका आमतौर पर जो कॉमन जवाब होता है कि या तो मैं एंकर बनना चाहती हूँ, मैं कैमरे पर आना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कैमरे पर आप आना चाहते हैं, तो हमने कुछ एक उस दिन हेडलाइन स्टोरी पर जो है उनसे कुछ सवाल पूछा, एक दो कुछ सीरियस कि अच्छा तो इसके बारे में बताएं। उस लड़के ने थोड़ी देर हमारी ओर देखा और फिर कहा, दरअसल एंकर्स को फैक्ट्स की जरूरत नहीं है ना, तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। साक्षी, आप बिलीव करें, मुझे उस दिन लगा कि वो धरती फट जाए, मैं अंदर चली जाऊं। मेरे साथ मेरे HOD रह चुके जेंटलमैन वो बैठे हुए थे, एक दूसरी रेडियो स्टेशन की हेड बैठी हुई थी, बट हमने रियलाइज किया कि इफ दिस इज द मैसेज दैट हैज गॉन डाउन टू द यंगर जनरेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पीपल, एक एंकर बनने के लिए आपको फैक्ट्स की जरूरत नहीं है, तो मैं उन बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकती। मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि पहला तो जर्नलिज्म स्कूल में जो सीखा है वो सब कुछ आकर आप अनलर्न कर लोगे। हम जर्नलिज्म स्कूल में क्या सीखते थे साक्षी? आप अलेज्ड शब्द का इस्तेमाल करें, अभियुक्त, अक्यूज्ड का इस्तेमाल करें। एक टेररिस्ट एनकाउंटर होने से भी हम उसे अलेज्ड टेररिस्ट कहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, फेक एनकाउंटर्स की भी केसेस होती हैं। लेकिन आज जिस तरह का हाल है, हम डिग्निटी ऑफ द डेड की बात करते थे कि आप डेड बॉडीज के बहुत जूम इन शॉट्स ना दिखाएं, क्लोज शॉट्स ना दिखाएं, ये बातें आज न्यूज रूम में आप टेलीविजन न्यूज रूम दिखा दीजिए जहां पर ये होती है। सुशांत केस में तो हर रूल की धज्जियां उड़ चुकी हैं सुशांत। मैंने टीवी देखना 2016 में बंद किया है। मैं उस वक्त हवाई में एक सिक्योरिटी कोर्स के लिए गई थी जब पूरी स्ट्राइक हुआ, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में एकाएक रातों रात न्यूज रूम में लगा कि स्टूडियो बंकर्स बन गए हैं। सारे फ्लैग जैकेट पहनकर एंकर्स उतर आए थे, उनको बस खुद जो है मिसाइल पर बिठाकर, टैंकर पर बिठाकर बॉर्डर में भेजने की देरी थी।
उस दिन से देखना मैंने बंद किया है। आज की तारीख में मेरे घर में मैं टाटा स्काई सिर्फ और सिर्फ तब रिचार्ज करती हूँ जो मेरी माँ आती है शहर में, क्योंकि उनको कुछ सीरियल्स देखने होते हैं, नहीं तो मैं न्यूज कंज्यूम टीवी पे नहीं करती हूँ। और ये सही कहते है। हुए मुझे ना गर्व होता है ना मुझे मजा आता है। इट हर्ट्स मी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है, आप दोनों ने भी इतनी मेहनत की है। हमने 15-15, 16-16 घंटे एक एक दिन में इस इंडस्ट्री को दिया है, 15-15 साल तक। सुबह 6-7 बजे काम करना शुरू करते थे, रात के 1 बजे तक काम करते थे। जी। उसके बाद उस इंडस्ट्री की ऐसी हालत के बारे में ऐसी बात करने में मुझे आज शर्म आती है, मुझे दुख होता है, मुझे गर्व महसूस नहीं होता। रिचा ये बताइए तो छोड़ो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मुझे अरे एलिजिबिलिटी मैं आपको बताती हूँ। आप जिस चैनल में थी उसके इंस्टीट्यूट में पहले विजिटिंग फैकल्टी बुला लिया करते थे कई जगह पे। मैंने जाना अब छोड़ दिया, मैं मना कर देती हूँ किसी मीडिया इंस्टीट्यूट से, क्योंकि मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि जो मैं आके वहां बच्चों से कहूंगी वो आज की तारीख में तो लागू ही नहीं हो रहा ना। अब मैं अगर ये कहूंगी कि भाई गेस्ट चाहे कोई भी हो तुम्हारे सामने, कोई भी बैठा हो, उससे तमीज से बात करो, वो बच्चा क्यों सुनेगा मेरी? क्योंकि वो आज जिनको ऑन एयर देख रहा है, एक तो मैं ऑन एयर नहीं हूँ, तो मैं कुछ उनको बताएं। और दूसरा, बहुत दुख हुआ था कुछ कॉलेजेस में जब आप लेक्चर लेने आते हैं तो बच्चे पता है क्या कहने लगे थे, मैम जिंदगी लाइफ को टीआरपी मिलती है। और मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए मैटर नहीं करता कि जिंदगी लाइफ को अवार्ड मिला था, या जिंदगी लाइव अपने आप में एक न्यूज वर्ल्ड में एक बड़ा सेंसिटिव शो था कि हमने एसिड अटैक या डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इश्यूज उठाए थे। नहीं मैम, जिंदगी लाइफ को टीआरपी मिलती है। तब मुझे समझ में आ गया था, और ये 7-8 साल पहले की आपको बात बता रही हूँ, कि अब यहाँ से ना, अब बच्चों की जो बच्चा सीख के आ रहा है उसको यही समझ में आ रहा है। फिर बच्चों से आप इंटरैक्ट करते हैं, जैसे स्मिता ने कहा, आपको समझ में आने लगता है कि कौन से एंकर्स उनके आदर्श बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। तब मुझे लगा कि मैं बच्चे को जाके कंफ्यूज नहीं कर सकती। एक घर में भी अगर पेरेंट्स दो लोग, एक कहे कि ये सही और दूसरा कहे नहीं ये सही है, तो बच्चा कंफ्यूज। तो मैंने कहा आई शुड प्रॉब्ली टेक अ बैक सीट, बिकॉज मैं ये कहूंगी कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो तो बच्चे, वो आएगा जब चैनल में, तो मैं तो उसको कहीं नहीं मिलूंगी, लेकिन जो लोग उसको मिलेंगे वो उनको देख रहा है, वो वही देख रहा है कि क्या चिल्ला रहे हैं। मैं ये समझ पा रही हूँ कि देखिए स्क्रीन पर कम से कम ये 3 जो चेहरे इस वक्त बैठे हैं, इनके लिए तो मैं ये बात मानती ही हूँ कि हम लोग शायद आज इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म या इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे शायद इसीलिए हैं, हम तीनों के लिए कभी रेटिंग मैटर ही नहीं की। हमने सिर्फ जर्नलिज्म किया, और हम एक दूसरे को इतने समय से देख रहे हैं, और हम एक दूसरे में वो प्रोफेशनली वो चेंजेस नहीं देखते। हम प्रोफेशनली एक दूसरे को हमेशा बेटर होते हुए देख रहे हैं, और शायद यही वजह है कि हम लोग एकदम घुटन महसूस कर रहे हैं। मतलब मैंने तो ठीक है, स्मिता अभी बोल रही थी कि मैं न्यूज चैनल नहीं देखती और 2016 से छोड़ दिया देखना। मैं स्मिता भले ही अभी 15 दिन पहले ही इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, ऑलमोस्ट 15 दिन पहले, पर मैं जब तक भी थी, मैं सच में अपना भी शो नहीं देखती थी आके न्यूज उस पे टेलीविजन पे। मैं अलग से कभी नहीं देखती थी, मैं लाइव हो गया, मैंने कभी उठा के वो सब नहीं देखा, लिंक शेयर कर दिया, मेरा काम था कि मैं कर दूं। आई नेवर फेल्ट लाइक वाचिंग टीवी व्हेन आई एम बैक एट होम। न्यूज तो बिल्कुल, which is so sad if you don't take pride in what you've done. It's the same. I would never come back and watch a show that was running. मैंने last year भी मैं न्यूज चैनल के साथ थी, 2017 तक मैं न्यूज चैनल के साथ थी। 2017 में मुझे याद है जिस दिन मैंने इनफैक्ट माय लास्ट डे ऑफ वर्किंग था टीवी टुडे नेटवर्क, और मैं एयरपोर्ट पे थी। आई वाज गोइंग टू फ्लाई टू वॉशिंगटन डीसी, क्योंकि कार्नेगी का न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस हो रहा था, and I had been invited as a speaker. और जब मैं एयरपोर्ट पे थी तो उसी वक्त जो है योगी आदित्यनाथ सीएम चुनकर आए थे उत्तर प्रदेश के, और जो न्यूज चैनल्स की कवरेज शुरू हुई थी उसमें ये दिखाया जा रहा था कि वो गाय को गुड़ खिला रहे हैं, उनके बालों की लेंथ क्या है, वो कितने घंटे सो रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि योगी जी ने फोन करके उनको बोला होगा ये कवरेज करो। उन्होंने नहीं कहा होगा कि भाई ये तस्वीर दिखाओ कि मैं गुड़ खिला रहा हूँ। लेकिन जिस श्रद्धा के साथ एंकर्स करने लगे थे, मैंने इतना आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ कि मैं इस वक्त स्टूडियो में नहीं हूँ, नहीं तो शायद मुझे भी गुड़ लेकर जो है खिलाने जाना पड़ता। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाय को गुड़ खिलाने में, लेकिन वो सर्कस के तौर पर करने के लिए इन न्यूज रूम स्टूडियो मुझे निश्चित रूप से दिक्कत है। अब फॉरेन पॉलिसी, मैं 16 सालों से आई हैव बीन अ सीरियस स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन टीवी। इंडियन न्यूज पे फॉरेन पॉलिसी का मतलब, जैसा आपने शुरुआत में कहा था, चीन को चाटा, पाकिस्तान में इमरान खान की बीवियां, इमरान खान के जिन, इमरान खान के नागिन, और किम जोंग उन अपनी मछलियों को क्या खिलाते हैं। तो जो रिपोर्टर्स दिन भर खड़े होकर मछलियों को क्या खिलाते हैं देखिए, तो आज रात 8 बजे लास्ट ईयर जब मैंने चैनल छोड़ा, मैंने जाकर एडिटर को पूछा था, मैंने कहा ये जो आपके रात 8 बजे डेली सपना चौधरी आ जाती है स्क्रीन पर, जिनकी अपनी
बहुत मेहनत की हुई है सपना चौधरी ने, लेकिन आप लोग जिस अंदाज में और जिस भाषा में अपने स्क्रिप्ट्स में उनको प्रोजेक्ट करते हैं, जैसा आप सनी लियोनी को भी आप उनके प्रोग्राम्स को बनाते हैं, तो सपना चौधरी को भी आप एक सेक्सिज्म के प्लैंक पर आप उनके प्रोग्राम्स को जो है सेल कर रहे हैं। आप इसलिए सपना चौधरी पर प्रोग्राम नहीं कर रहे क्योंकि आपको उनमें हुनर नजर आता है। आप जो ये किम जोंग उन की बकवास करते हैं, मैंने कहा क्या आप अपने बच्चों को कहेंगे जो IAS UPSC की तैयारी कर रहे हैं कि ज्ञान के लिए बैठकर न्यूज चैनल आधे घंटे के लिए देखिए? एक जमाना होता था जब हम चैनल्स देखा करते थे उसकी भाषा के लिए, अंदाज के लिए, वर्ल्ड न्यूज के लिए। अब ये जितनी भी चीजें हैं, मैं लोगों को यही कहूंगी कि अगर आपको न्यूज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज आप न्यूज़पेपर उठाएं, आप अखबार सब्सक्राइब करें, आप इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स देखें, बिकॉज टीवी न्यूज हैज टू डाई। या तो टीवी न्यूज रूम से न्यूज शब्द को हटा दें, आप टीवी रूम कह दीजिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका न्यूज और जर्नलिज्म से कोई वास्ता नहीं है। इसको आप यू कैन नॉट पुट इट टुगेदर इन वन ब्रेथ। रिचा, आपके पास कभी इस तरह के वॉइस ओवर्स दिए गए जैसे मैंने अभी करके बताया, कभी आपने मना किया है कि नहीं भैया मेरी आवाज ऐसी नहीं है, मैं अच्छी गंगा के ऊपर कुछ करा रहा तो मैं पढ़ दूंगी? ये वाले तो नहीं किए। मुझे इनफैक्ट याद है मौसमी सिंह जितनी भी स्पेशल स्टोरीज करके लाती थी वो हमेशा मुझसे कहती थी, लेकिन मुझसे वो जो सास बहू वाला जो एक आधा घंटे का स्लॉट होता था उसके जो वॉइस ओवर्स कहे जाते थे तब मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। एक दो बार दोस्ती में कर दे तो मैं कहती थी यार मुझसे नहीं होगा ये इतना ड्रामेटिक। दो चीजें मैं यहाँ कहना चाह रही थी साक्षी। एक पॉइंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज में डिस्कस करना, हम अग्री टू डिसअग्री वाला कॉन्सेप्ट भी भूलते जा रहे हैं। भाई ठीक है, आपकी और मेरी राय अलग हो सकती है किसी चीज पे, जरूरी थोड़ी है, लेकिन आप अगर मेरी बात से मतलब इत्तेफाक नहीं रख रही हैं तो मैं आपको गाली ही दूंगी, मैं आपकी बॉडी शेमिंग भी कर दूंगी, कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर दूंगी। ये मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा। लोग जिस तरह से भाषा लिख रहे हैं, और वो न्यूज में भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी हो रहा है। एक जो मैं आपसे कही थी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे आज भी याद आता है 2005 में जब दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, मेरी एंकरिंग चल रही थी और मेरी एंकरिंग इनफैक्ट खत्म होने वाली थी। 6 बजे मेरी बुलेटिन खत्म होती, 5:40 पे ईपी में किसी ने बोला कि टॉकबैक में कि कुछ रिचा एक ब्लास्ट की खबर आ रही है पहाड़गंज में, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप याद कीजिए स्मिता, 2005 15 साल पहले हमें ये जिम्मेदारी होती थी कि हम पैनिक ना फैला दें, हम इसको तुरंत आउटराइटली आतंकवादी हमला ना कह दें, ठीक है, क्योंकि दिवाली 2 दिन बाद है, क्या पता किसी पटाखे की दुकान में आग लगी हो। तो हम दिमाग में लगातार ये सोचते रहते थे कि जब तक पुलिस वाला जुड़ेगा ये होगा। और मैं बार बार लोगों से कही थी भाई आप घबराएं नहीं, आपका कोई अपना बाहर घूमने गया हो तो उसको वापस बुला लें, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर बाद सरोजनी नगर ब्लास्ट की खबर। नो वे डिड आई यूज द वर्ड आतंकी हमला, बिकॉज स्टिल हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ गई कि ये सीरियल ब्लास्ट हो रहा है ना। अब क्या हो गया, अब तो मतलब ऐसा लगेगा एंकर इतनी जोर से चिल्लाएगा कि ऐसा लगेगा स्टूडियो में ही ब्लास्ट हो गया है, और तुरंत उसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा, तो तुरंत आतंकी हमला हो जाएगा, तुरंत बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो मुझे लगता है जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बार बार बात कर रही हूँ ना, वो लोगों ने अपने ऊपर लेनी छोड़ी दी है। तब हमें लगता था हम एंकर हैं तो हमारा एक शब्द बहुत मायने रखता है, वजन रखता है, हम जो बोलेंगे उसका व्यूअर पे असर पड़ेगा। आजकल मुझे लगता है ये सब सोचना हमारे कॉलीग्स ने, साथियों ने छोड़ दिया है, उनको फर्क नहीं पड़ता किस पे क्या असर पड़ता है। मैं एक चीज ना इसमें ऐड जरूर करना चाहूंगी साक्षी, कि हम सारे लोगों का, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम सिटिंग ऑन सम पेडेस्टल या मेरे सिर पे कोई हेलो है। अगर जब 16-17 साल का करियर का हम लोगों का रहा है सफर, जिसमें टीवी में मैंने 15 साल किया, अखबार में द ट्रिब्यून के साथ रही 2 साल, टीवी में ऐसे वाकई हुए थे एज यंग रिपोर्टर्स, एज यंग एंकर्स। काफी दफा ये होता है कि आप शुरुआती रूप में आप ऐसे प्रोग्राम्स करते हो क्योंकि एडिटर ने कहा है, आप उसका एंकर फेस बन जाते हो, भले उसकी आपने रिपोर्टिंग ना की हो। उन चीजों को लेकर रिग्रेट्स होते हैं, शर्म आती है, एम्बैरेस्ड होते हो आप। पॉइंट इज इन द क्वेश्चन ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड द क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशन। आप लाइफ में बढ़ते हुए, इवॉल्व करते हुए अगर आपकी सोच नहीं बदलती है तो फिर प्रॉब्लम है। आज मैं 15 साल पहले जो करती थी वो गलतियां अगर मैं 10 साल पहले भी कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ, तो इसका मतलब है मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों ही 0 रहा है, एंड देन इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो मेरी प्रॉब्लम काफी सारे उन एंकर्स से भी है जो आप एज रूकी रिपोर्टर आप प्रेशर में आकर आप चीजें कर सकते थे, लेकिन एक एंकर एक बड़ा चेहरा बनने के बाद, एक स्टार एडिटर, एक स्टार एंकर बनने के बाद भी, इफ यू कैन नॉट फाइट फॉर प्रिंसिपल्स, if you cannot take a stand and if you cannot fight back, आप कम से कम लड़के तो देखिए। जब आपको एडिटर कहता है कि भाई आपको डिबेट करना है, मंदिर मस्जिद पधारे नहीं पधारे, क्या आपने लड़ने की कोशिश की या फिर वो आपका पर्सनल कन्विक्शन था और आपने कहा कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी? इसमें मुझे प्रॉब्लम है। हमारे भी अगर सारे करियर के हमारे अगर पुराने शोज निकाले जाएं, आई एम श्योर कि काफी आईटी सेल वाले लोगों जो है उनको वीडियोस मिल जाएंगी, देखो आपने ऐसी एंकरिंग की थी, नहीं की थी हमने, मैं मना नहीं कर रही हूँ,
मेरा स्टाइल ऑफ एंकरिंग यूज्ड टू बी वन वेयर, आप लोग को भी याद हो, हम लोग स्पीड में बात करते थे या हम लोग जोर से चीख कर बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इवॉल्व करने लगे एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे लगा कि भाई मैं अपनी टेप्स खुद नहीं देख पाती हूँ, सामने वाला दर्शक क्या देखेगा। आपने इंट्रोस्पेक्ट किया ना स्मिता, मुझे आज भी याद है जब किया आपने, स्टाइल चेंज किया आपने, होमवर्क किया, एंड यू फाउंड योर वॉइस। याद है जब प्रिंस गड्ढे में गिर गया था और हमसे कहा गया था अब कैलाश खेर लाइन पर है, इनका फोनो ले लो, और मैं उनसे कह रही हूँ कैलाश जी कुछ गाना सुना दीजिए प्रिंस के लिए। मुझे आज भी, जब आप कह रही हो ना स्मिता कई बार अपने काम पे कि क्या किया, लेकिन अब कहा गया कि करना है, अब ऑन एयर आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आता था ना रिचा कि ये समझ में नहीं आता। अब वो बच्चा गड्ढे में गिरा है, वो एक बड़ा इशू। एक तो ठीक है कोई भी बच्चा किसी भी गड्ढे में नहीं गिरना चाहिए, ओपन गड्ढे नहीं होने चाहिए, वो सिक्योरिटी सेफ्टी वो सारे इश्यूज हैं, बट आप एक सिंगर से कह रहे हो गाना सुना दीजिए बच्चे के लिए, उससे क्या बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ फर्क आ जाएगा। तो ये सब काम किए हैं वही जो जैसे स्मिता कह रही है, लेकिन टुडे व्हेन वी लुक बैक दोस आर नॉट द थिंग्स दैट वी फील प्राउड ऑफ, राइट? बट एटलीस्ट रिचा व्हाटएवर सी वी हैव डन व्हाटएवर वी हैव डन, एंड हम लोग, मैं ये बात तो बिल्कुल मानूंगी एंड आई कैन से दैट प्राउडली फॉर बोथ ऑफ यू एंड फॉर माय सेल्फ आल्सो, हमने कभी हेट्रेड नहीं फैलाई है, हमने एजेंडा नहीं चलाया है, राइट? तो कम से कम ये तो है ना कि हम लोग अपने प्रिंसिपल्स पर, योर स्टाइल माय स्टाइल कैन बी डिफरेंट, राइट? हमारे कुछ पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी अपने जर्नलिज्म की आड़ में वो काम कतई नहीं किया कि हम किसी का फेवरेटिज्म करना शुरू कर दें या फिर हम वो सारी चीजें करना शुरू, वो सब कर रहे होते तो जैसे मैंने कहा आज भी हम मेन स्ट्रीम मीडिया में होते। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि एग्जाम्पल है इस बात का। और इसी के साथ मुझे लगता है कि ये शानदार डिबेट, मैं आप दोनों को बताऊं बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, एवरीबॉडी इज लाइकिंग दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन ऑल ऑफ अस। और ये थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास समय की पाबंदी, लेकिन मैं क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और मेरे पास इतने अच्छे चेहरे हैं जो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये आगे भी आप लोग प्रॉमिस करके जाइए दोबारा आप लोग जुड़ेंगे कभी ना कभी जिस दिन आप बोलेंगे, जब आप बुलाएंगे। Always fun to chat with friends especially, so बिल्कुल नहीं, मैं और बुलाने की जरूरत नहीं, कभी मुझे खुद ही बता देना यार कि ये बड़े दिन हो गए, चलो एक साथ करते हैं आज कुछ, तो दिस इज योर। नहीं, बट मुझे यही, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसकी सराहना कर रहे हैं, प्लीज आप अपने आसपास के रिलेटिव्स के व्यूइंग हैबिट्स पर आप एक स्टैंड लीजिए। आपका रिलेटिव जब एक चीखम चिल्लाहट वाला सेंसेशनल प्रोग्राम देख रहा होता है और आपको घूमकर कहता है कि मैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ, प्लीज टेल हिम कि एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो आप इंटरनेट पे कुछ और देख लो, आप एंटरटेनमेंट चैनल देख लो। न्यूज चैनल पर एंटरटेनमेंट देखने के लिए आप न्यूज चैनल को डिस्क्रेडिट मत करो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस को लेनी पड़ेगी, अपने अंदर उनको भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। रिचा कुछ ऐड करना चाह रहे हो? आई थिंक नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। और मुझे लग रहा है कि लगातार जब हम ये बात करते हैं टीआरपी, जो जैसा मैंने कहा कि ताली दो हाथ से नहीं बैठती, तो मुझे हमेशा जब हम लोग इंडस्ट्री में थे और लोग कहते थे आपके यहाँ क्राइम शो में ये होता है, तो मैं कहती थी आप प्लीज देखना बंद कर दीजिए, आप गलत कंटेंट देखना बंद कर देंगे। अगर स्वर्ग की सीढ़ी की रेटिंग सबसे हाई होती है वो गलती आप भी तो कर रहे हैं। आप खराब कंटेंट को टीआरपी रेटिंग मत दीजिए ना, कहीं तो रिमोट तो आप ही के हाथ में, उसको उस खराब प्रोग्राम को ऑफ कर दीजिए। जहां अच्छा कंटेंट डिस्कस हो रहा है, कुछ अच्छी चीज हो रही है, उसको देखिए। तो मुझे लगता है सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, व्यूअर की भी जिम्मेदारी है। तो मैंने तो जब चैनल में रहते हुए कहा था कि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ, तो मुझे सीधे बताया गया उसकी रेटिंग नहीं आती है, तो फिर आप क्या करोगे बताओ? ग्राउंड रिपोर्टिंग की रेटिंग, तो रेटिंग देने वाले लोगों को भी अपना रवैया बदलना होगा, रेटिंग देने वालों को भी रवैया बदलना। और जो स्मिता ने बात बोली उसको मैं जाते हुए ऐसे एंड करना चाहूंगी कि एक बार ऐसे हुआ कि मैं अपने मामा जी के घर में गई हुई थी और उन्होंने लगातार ना 3-4 मुझे ऐसी फेक न्यूज बताई। मैंने कहा कहाँ सुना आपने? फिर उन्होंने एक बार 5वीं कोई ऐसी खबर बता दी। मैंने कहा आप जी न्यूज देखते हो? तो उनका बेटा इतनी तेज हंसने लग गया, तूने बिल्कुल सही पकड़ा है, जी न्यूज देखते रहते दिन भर। तो जो ना मतलब स्मिता ने जो बोला है कि बेसिकली रिलेटिव्स में भी हमको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा दैट व्हाट मटेरियल दे आर एक्चुअली वाचिंग, क्या देख रहे हैं। और न्यूज चैनल के साथ साक्षी चलते चलते मैं एक और चीज, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ एकदम स्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि खबरदार कोई व्हाट्सएप आपने से पढ़ के फॉरवर्ड किया, कोई आया है ना, मैं अपने पापा को कई बार बोलती, कोई मैसेज कोई आया है व्हाट्सएप आपके पास, बहुत इन्फॉर्मेशन बता रहा है आपको कि 1943 में क्या होता है, एक बार गूगल कर लो, कोई किताब उठा लो, किसी से बात कर लो, प्लीज डू नॉट फॉरवर्ड मैसेजेस। तो ये आपके थ्रू साक्षी मैं आपके व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूंगी, हर चीज जो हमारे हाथ में आती है, इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है वो सच है, उसको प्लीज वेरीफाई कर लें, उसके बाद आपको कन्विंस हो तो आप जरूर फॉरवर्ड कीजिए, बट प्लीज डू नॉट फॉरवर्ड कंटेंट। वो चाहे न्यूज चैनल्स में हो रहा है, वो सब फेक इतना हो गया है हमारे चारों तरफ, उसको the term being used today is infodemic, कि हम पैंडेमिक ही नहीं, हम इंफोडेमिक में भी जी रहे हैं। So it's too much of information and a lot of information that is unnecessary. Do a basic smell test. If something feels like a
fake news. More often than not, it will actually be fake news. Yeah, sure. Thank you so much, beautiful ladies, for joining me. और थोड़ा सा कैमरा से हटकर भी हम लोगों को मिलना है, बस थोड़ा सा कोरोना वगैरह का चक्कर खत्म हो जाए, then we'll surely catch up ना. चाय पे चर्चा करेंगे. I know. Thanks to all the viewers who tuned in. Thank you. Okay, bye. Bye bye. And stay safe, both of you. Okay. So दर्शकों, 1.5 घंटे, I think 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है. ये भी एक तरह से कॉन्क्लेव जैसा ही हो गया, लेकिन ये चर्चा बेहद जरूरी है. मीडिया में रहकर उसको बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग समझते हैं. कई सारी गलतियां हमसे भी हुई होंगी, लेकिन फाइनली फिर हम लोग ये सोचने पर मजबूर होता है कि क्या हमने एक्चुअल में इस लेवल पर गंदगी की थी? कभी कुछ नहीं. वो हो सकता है अनजाने में बहुत सी चीजें, आपके करियर की शुरुआत में आप बहुत कुछ ऐसा चीज कर जाते जो शायद अपने एडिटर को मना नहीं कर पाते, लेकिन एक समय पर, और इस वक्त हम जिनको देख रहे हैं प्राइम टाइम में, वो कतई अपने करियर के शुरुआत के दौर में तो नहीं है. दे कैन राइटली टेक अ स्टैंड कि हम ये नहीं करेंगे. अब जैसा कि स्मिता ने बताया कि अगर स्टूडेंट्स के अंदर ये सोच आ रही है कि भाई मुझे ज्यादा रिसर्च करने की, ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, बिकॉज व्हाट दे आर सीइंग इज कि वो ये देख रहे हैं कि आपके प्राइम टाइम एंकर्स तो बैठ के सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है रिसर्च की, उसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? वो तो देख के यही समझेगा ना, लड़ाई झगड़े के लिए किसी को पढ़ने की जरूरत है? इसमें तो आर्ट ऑफ फाइटिंग आनी चाहिए ना आपको, और आपको हिंदू मुसलमान करना है. बस दिन भर आप ये सब धर्म के आधार पे करते रहिए. उसको दिख ही नहीं रही है कि जीडीपी पर भी डिबेट होती है, उसको ये दिख ही नहीं रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जैसा इशू है, कभी किसी दिन आपके सिर पे आ जाएगा तो मेरी तरह आपको 4-4 5-5 घंटे बैठ के रिसर्च करना पड़ेगा ना. तो ऐसा नहीं होता कि आपको लग रहा है कि यही सब चलता है चैनल. तो ये सब चीजें समझिए, और बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, आप लोग ही टीआरपी दे रहे हैं. ये जो इतनी तेज उछल कूद कर आपके सामने बता रहे हैं कि पूरा भारत हमारे साथ है, आप पूरा भारत हो गए क्या? पूरा भारत है? ये बहुत एक छोटा सा परसेंटेज है, उसको उन्होंने भारत का दर्जा दे दिया. और किसके आधार पर दिया? टीआरपी के आधार पर दिया. बौखलाहट क्या है कि टीआरपी कहीं कम ना हो जाए. अब आप सोचिए, दिस इज यू हु इज स्ट्रेंथनिंग देम, और आप ही कंप्लेन भी कर रहे हैं. तो आपको दोनों में से एक काम तो करना होगा. हम स्टैंड ले सकते थे, हमने स्टैंड लिया, अब बारी आपकी है. इतना थोड़ा सा कर दीजिए, और थोड़ी सी मदद हमारी ये कर दीजिए. जल्दी से YouTube पे सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए. इसी तरह की चर्चा और आगे होती रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है बेल आइकन भी दबा दीजिए. इससे आगे और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे. Thank you so much, and thank you Vivek Sharma, my PCR director, or you can call him the director of the show. He is the one who's handling it all. Thank you so much Vivek, and आप सभी को bye, good night.